नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका उपयोग कैसे करें, सब कुछ सीखने वाले हैं। उससे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या है। देखो, आपको पता होगा क्वेश्चन हमारे होते क्या है। हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में या फिर डेली लाइफ में सवाल पूछते हैं, भाई मम्मा हमसे या फिर हम मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी सवाल पूछते हैं। और एक कॉमन सा सवाल जब स्कूल में जाते हैं तो प्रेयर में एक सवाल तो हमेशा पूछा जाता है कि आप कल क्यों नहीं आए थे, आप इतने दिनों से कहाँ पे थे। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, घर पे भी हम ऐसे पूछते हैं। तो सवालों को पूछना क्या कहलाता है? क्वेश्चन आस्क का क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछना। तो सवालों को इंग्लिश में पूछने के लिए हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स सवाल पूछने वाले शब्द। अब क्वेश्चन वर्ड्स के अंदर आते क्या है दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड्स के अंदर हमारी आती है एक WH फैमिली, जिसे हम WH वर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारी जैसे कि फैमिली होती है ना, मान लो कोई भी एक परिवार है, परिवार के अंदर होता कौन कौन है? दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन, ये होते हैं, उनसे मिलके परिवार बनता है। तो इसी तरह WH फैमिली के भी अपने अपने बच्चे हैं, अपने अपने माता पिता, अपने अपने दादा दादी हैं, उनसे मिलकर उनका नाम क्या रख दिया? WH फैमिली रख दिया। अब इसका नाम WH फैमिली क्यों रखा भाई? WH फैमिली क्यों रखा इसका नाम? क्योंकि इसके अंदर जितने भी शब्द है ना, सबका जो पहले जो दो अक्षर है ना, वो WH ही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भाई, WH वर्ड्स के अंदर वट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, व्हिच, ये हमारे जितने वर्ड्स है ना, इसके अंदर पहले क्या आ रहा है? WH आ रहा है, इसलिए इसका नाम WH फैमिली रख दिया गया। या फिर हम कह सकते हैं WH वर्ड्स। हाँ, बस एक है हाउ, जिसमें W को हटाकर H पहले आ गया, W लास्ट में चला गया, H और W हाउ, कैसे। तो ये क्या होते हैं हमारे दोस्तों? ये हमारे सवाल पूछने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, WH वर्ड्स कहते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? सवाल पूछने वाले शब्द कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब मैं आपसे दोस्तों एक सवाल पूछूंगी, पूछूं? ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं आपके लिए सेंटेंसेस लिखती हूँ। क्या तुम जानते हो, या फिर मैंने लिखा भाई क्या तुम मुझे जानते हो। इसकी इंग्लिश मान लो, एक्सपोज करो, आपको नहीं बनानी आती, किसी को तो सीरियस में नहीं बनानी आती होगी, सीख लेंगे दोस्तों, चिंता क्यों कर रहे हो। मैंने कहा तुम क्या जानते हो। ठीक है, तुम क्या जानते हो। अब इसके अंदर भाई अगर आपने यूजेस नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगी आपको ये सारे यूजेस, नहीं पढ़े तो चिंता मत करो, पढ़ लोगे। लेकिन आपको एक छोटा सा बता दूं ना, तो वट की हिंदी क्या होती है? कॉमनली भाई मानी जाती है, और क्या होता है वो हम सीख लेंगे, लेकिन वट की हिंदी क्या मानी जाती है? ठीक है, यानी कि अगर क्या की इंग्लिश बनाएंगे तो वट लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप पता क्या लिखोगे? क्या शब्द आती वट लिख दोगे, और यहाँ पे भी क्या शब्द है? वट लिख दोगे। लेकिन गलत है ना, दोनों में वट का यूज नहीं कर सकते। जो दोनों सेंटेंसेस इसके अंदर वट का यूज नहीं हो सकता, वट का यूज इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर हो सकता है। क्यों? ऐसे कौन से सवाल है जिसके अंदर हम WH वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, और ऐसे कौन से सवाल है जिनमें हम इनका यूज कर सकते हैं? अगर नहीं पता तो चिंता मत करो, मैं बता दूंगी। दोस्तों, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। ये होते क्या है भाई? डबल इंट्रोगेटिव का ही बच्चा है, बस अंतर इतना है भाई, मैंने एक सवाल पूछा और अगले वाला उसका जवाब हाँ या ना में दे दे, तो मेरा पूछा गया जवाब, जो मेरा पूछा गया सवाल है वो इंट्रोगेटिव होगा। मैंने कहा क्या तुमने चैनल सब्सक्राइब किया, या तो फिर भाई हाँ में जवाब दोगे। क्या तुम मुझे जानते हो, हाँ में जवाब दोगे, या फिर ना में जवाब दोगे, उससे तो और कोई जवाब नहीं दे सकते। तो मेरा पूछा गया सवाल इंट्रोगेटिव है, इसमें आप हाँ या ना यानी कि यस और नो में जवाब दे सकते हो। तो ये पूछा गया सवाल हमारा इंट्रोगेटिव है। ठीक है, बट मैंने कहा तुमने चैनल सब्सक्राइब कब किया, मैंने कहा तुमने चैनल सब्सक्राइब कब किया, हाँ या ना में इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लो, बेसुरे जवाब देने से तो अच्छा है सीख लो ना। तो ऐसा पूछा गया सवाल जिसमें आप हाँ या ना में जवाब दे ही नहीं सकते, वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, और हमारे जितने भी WH वर्ड्स है ना, यानी कि जितने भी हमारे जो हमारी फैमिली है WH फैमिली, उन सब का यूज हमेशा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर होगा। नहीं पता तो बेशक देख लेना, आपके पास गाइड्स होंगी, फोन होगा,
कहीं भी देख लेना, आपको कहीं भी अगर इन शब्दों का यूज मिला पाएगा ना, तो हमेशा इनका यूज उसी जगह पे होगा। वे सेंटेंस ऐसे होंगे जहां पर आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि WH फैमिली का यूज हमेशा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। अच्छा, यहाँ पे तो हम दीदी आपने बता दिया इनका यूज कर लेंगे, लेकिन इसमें भी तो सवाल ही पूछते हैं, तो इसमें किसका यूज करेंगे? इसमें हेल्पिंग का यूज करेंगे। हमारी होती है ना इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखो भाई टेंस कौन सा, टेंस के अकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज। फिर हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किससे प्यार करता है? सब्जेक्ट हमारा यू, यू तो डू से प्यार करता है। तो यहाँ पर आएगी दोस्तों हमारी डू यू, डू यू नो। ठीक है, क्या तुम जानते हो? डू यू नो। लेकिन यहाँ पे आ ही नहीं सकती। यहाँ पे मेरे कहने का दोस्तों मतलब है, मेरा ऐसा पूछा गया सवाल जिसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सको, उसकी इंग्लिश बनाते समय तो आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। लेकिन मेरा पूछा गया सवाल जिसमें आप, मेरा नहीं किसी का भी, अगले वाला यानी कि आप हाँ या ना में जवाब दे ही नहीं सकते, कितनी कोशिश कर लो, तो उस पूछे गए सवाल की इंग्लिश बनाते समय WH वर्ड्स आएगा ही आएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके अंदर इसके आने के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो पहले हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है दोस्तों। पहले हमारी आएगी WH फैमिली, फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, टेंस कौन सा, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर इसकी इंग्लिश बनानी है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी भाई? व्हाट, टेंस देखा मैंने, डू यू नो, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो? वो तुम भाई बताओगे ना, तुम क्यों रो रहे हो, तुम कारण बताओगे, तुम कहाँ रहते हो, तुम उस स्थान का नाम बताओगे। तो उसमें हाँ ना में जवाब दे नहीं सकते। अगर दे नहीं सकते तो इनका यूज करो ना। आशा करते समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया है। और अब हम आराम से पढ़ने वाले हैं इनके उपयोग से, अब हम यूजेस सीखने वाले हैं। दोस्तों हमारा WH फैमिली के अंदर फर्स्ट आता है वट, जिसे आप सीखेंगे। वैसे तो वट की हिंदी क्या होती है, लेकिन जो भी होती है, जय ओ, ये जो शब्द है ये भी होती है, कैसे होती सीख लेंगे। लेकिन अगर किसी को बतानी हो ना, तो सिंपली स्पोकन इंग्लिश में वट की हिंदी क्या होती है, वट की हिंदी क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, आप समझ गए ना वट की हिंदी क्या है, आधा क्या है ये आ। ठीक है, ओके। व्हेन यू आर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, जब तुम किसी चीज के बारे में सूचना प्राप्त करते हो ना, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम एक प्रकार से भाई तुमसे सूचना ही तो प्राप्त कर रही हूँ, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? वट का यूज करते हैं। जैसे ही मैंने कहा व्हाट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया, तो मैं सूचना तो प्राप्त कर रही हूँ भाई, खाने की जो सूचना उसी तो प्राप्त कर रही हूँ ना, तो ऐसे इसका यूज करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो? तो ऐसे में जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन उसे गेट करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, उसे गेट करना चाहती हूँ मैं, और उसके लिए मैंने किसका यूज किया? व्हाट का यूज किया है। अब क्वेश्चन वर्ड सीख रहे दोस्तों, इंट्रोगेटिव की तो बात आनी चाहिए, क्योंकि सवाल ही सवाल है, पूरा हमारा माहौल सवाल से भरा पड़ा है। तो यहाँ पर ये शब्द, ये जो साइन है ये ध्यान रखना। ठीक है, हमारा इंट्रोगेशन साइन होता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद हमेशा हम इसका यूज करते हैं। आगे देखो, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी हम इसका यूज करते हैं, वर्ड का, औरों का भी यूज करते हैं। जैसे जितने भी WH वर्ड्स है ना, इनमें सबका यूज क्वेश्चन में तो होगा ही, लेकिन कुछों का यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? जिसमें हम रिलेशन बताए, रिलेशन यानी कि संबंध जोड़ दे, यानी कि जोड़ने के लिए हम वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई नो व्हाट शी सेड, मैं जानती हूँ जो उसने कहा है। भाई जो उसने कहा है वो मैं जानती हूँ, तो यहाँ पर व्हाट क्या काम कर रहा है भाई? रिलेशन जोड़ रहा है ना ये। तो अभी तो इसकी इंग्लिश क्या थी, यानी कि अब ये सवाल पूछने के लिए यूज हो रहा था, लेकिन अब इसकी इंग्लिश क्या हो गई दोस्तों? जो हो गई, तो हो गए ना अंतर। और अगर व्हाट था तो हमारा इंट्रोगेशन साइन आना था, लेकिन नहीं आएगा ना। अगर हमारे WH वर्ड्स बीच में आ जाए ना, तो कभी भी उसके बाद इंट्रोगेशन साइन नहीं आता, क्योंकि अगर बीच में आ जाएंगे तो कभी सवाल ही नहीं पूछते। भाई इनमें बहुत ताकत होती है, मैं पहले बता रही हूँ। इन WH वर्ड्स में मतलब जितने मैंने आपको बताए थे, WH वर्ड्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये तो कभी अकेले यूज हो, मतलब ये तो कभी बीच में यूज नहीं हो सकते। भाई WH वर्ड्स क्या होते हैं? सवाल पूछने के लिए यूज हो, बहुत ताकतवर होते हैं, तो इनका यूज हमेशा आगे होगा सवाल पूछने के लिए। लेकिन अगर ये गलती से बीच में आ गए तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेशन जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी कंफ्यूजन है, देखो क्या होता है फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ। हमारा इंग्लिश का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब भी हमारी दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो क्या होता है?
हेल्पिंग प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन भाई डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो डब्ल्यूएच वर्ड्स तो आएंगे, क्यों? क्योंकि हाय ना में जवाब हम दे नहीं सकते, तो डब्ल्यूएच वर्ड्स आएंगे। तो ऐसे हमारे आ जाएंगे डब्ल्यूएच फैमिली। ओके, समझ गए? ठीक है। तो यहाँ आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि हमेशा डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है ना, तो हमेशा डब्ल्यूएच फैमिली के बाद क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं ऐसे, तो कैन यू टेल मी व्हाट हैव यू डन आएगा या फिर कैन यू टेल मी व्हाट यू हैव डन आएगा। सही कौन सा है? अब भाई फॉर्मेट के अनुसार तो आपको ये सही लग रहा होगा, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या है? हैव है। लेकिन यहाँ पे व्हाट यू हैव डन भी आ गया, तो आप मतलब पहचानोगे कैसे भाई? ये भी तो हमारी थोड़ी सी गड़बड़ी है ना, कि व्हाट यू हैव डन वाला ठीक है, व्हाट हैव यू डन वाला ठीक है। तो आपको बता देती हूँ दोस्तों मैं, इसके अंदर हमारा ठीक है व्हाट हैव यू डन, ये वाला आपको लग रहा होगा व्हाट हैव यू डन वाला ठीक होना चाहिए, लेकिन हमारा ठीक ये है। क्यों है ये ठीक? दोस्तों देखो, आपको दो सवाल आते होंगे डायरेक्ट, एक तो हम डायरेक्ट सवाल पूछे किसी से, एक हम इनडायरेक्ट सवाल पूछे। मान लो मुझे पूछना है तुम कल नहीं आए थे, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रही हूँ तुम कल क्यों नहीं आए। डायरेक्ट पूछ लिया, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट आपसे, तुम कल क्यों नहीं आए, सीधा ही पूछ लिया तुम कल क्यों नहीं आए। और एक मैं इनडायरेक्टली पूछूं, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम कल क्यों नहीं आए? तो यहाँ पे कि कल तुम क्यों नहीं आए, ये एक इनडायरेक्ट सवाल है। ये थोड़ा सा आपको फीलिंग आ रही होगी ना, हम कहते हैं कि हम सीधा पूछ रहे, तुम कल क्यों नहीं आए, तुम कल क्या कर रहे थे, सीधा पूछ लिया। और एक हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, कैन यू टेल मी, ये तो हमारा डायरेक्ट, मैंने आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, लेकिन ये मैंने इनडायरेक्टली पूछ लिया। तो अगर ऐसे हम इनडायरेक्टली सवाल पूछ लेना, तो हम वट के बाद किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैंने वट यहाँ पे बीच में बताया था, लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखो कैन यू टेल मी ये आ गया ना, और इनडायरेक्ट सवाल है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रही हूँ, कंफ्यूजन तो है ही, इसलिए तो बता रही हूँ। वैसे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वही सही है, लेकिन यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट सवाल पूछा गया है तो ऐसे ही आएगा कि भाई देखो, इसकी जो है इंग्लिश, वो हिंदी जो है वो ये ऐसी बन रही है, कैन यू टेल मी, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ व्हाट यू हैव डन, तुम क्या कर चुके हो, तो ऐसे इसकी बन रही है। तो ऐसे हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। ठीक है, हमारा एक प्रकार से शुरू ही वट यहाँ से हो रहा है, देखो शुरू ही यहाँ से हो रहा है। यहाँ पे तो पूछना चाह रहा है, देखो यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ थोड़ी ना रहता, आई नो मैं जानती हूँ, यहाँ पे पूछ थोड़ी ना रहता, यहाँ पे तो पूछ ही रहता ना। सबको लग रहा होगा मैम बट बीच में आए साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाओ, नहीं दोस्तों साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगेगा। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही थी, भाई मैं जानती हूँ, तुमने जो कहा, उसने जो कहा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ही सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर पहले ही देखो कैन यू टेल मी, क्या, अच्छा ठीक है, मान लो आपको लग रहा होगा ये साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आना चाहिए, बट बीच में यहाँ पे ये लगाओ, मान लो मैंने लगा दिया, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, इसको हटा दो, मैं बोलती आई नो मैं जानती हूँ, तो आप कौन सा साइन लगाते? आप कौन सा साइन लगाते? आप ये लगाते, ऑब्वियसली ये लगाते, वो तो बाद में ये आ गया इसलिए आपने जब भी ये लगा दिया। लेकिन इस केस में मान लो ये नहीं है हमारा बट यू हैव डन, ओनली होता कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो, तो इसकी हिंदी तो ये बने क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो, सवाल पूछे साइन ऑफ इंटरोगेशन आना चाहिए। तो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन हमारा इसका है, ना कि इसका, क्योंकि पहले ही सवाल पूछा गया है ना, इसका साइन ऑफ इंटरोगेशन क्या हम बीच में लगाएंगे? नहीं, ये तो हमारा एज अ रिलेटिव ही यूज हुआ है। ठीक है, ओके आगे देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, मतलब वट में भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी हम वट का यूज कर लेते हैं, जैसे कि कहते हैं ना वट अ डे, क्या दिन है, वट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी अच्छी पिक्चर है, हम कहते हैं ना वट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी क्या पिक्चर है, क्या तस्वीर है, तो इसका मतलब है कि तस्वीर बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे बेशक वट पहले आ गया हो, अब सब सोच रहे होंगे मैम वट पहले आ गया, ये आपने क्यों लगा दिया, ये लगाओ ना, नहीं लग सकता दोस्तों, मेरे कहने का मतलब समझो, मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या सुंदर पिक्चर है, तो मेरे कहने का, मेरे एक्सप्रेशन, मेरे कहने का मतलब ये कि जो हमारी पिक्चर है वो बहुत सुंदर है। सेंस देखा जाता है इंग्लिश के अंदर, सेंस नहीं तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे सेंस देखा गया, इसलिए हमने एक्सक्लामेशन साइन होता है हमारा एक्सक्लामेशन साइन। ठीक है, आशा करती हूँ वट का सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं हु और whom का उपयोग। अब देखो, अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो हु की हिंदी मीनिंग होती है कौन, और whom की होती है किसको।
ये दोनों एक साथ क्यों लिखी है? क्योंकि इनमें मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ आपको। अब पहले हम हु की बात करते हैं। देखो, पर्सन को जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं। भाई किसी व्यक्ति को जानना है कि वो कौन है, ठीक है, कौन है तो हु आर यू, तुम कौन हो। तो भाई तुम जो भी हो, एक प्रकार से हो तो पर्सन ही। तो पर्सन को जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इसका भी यूज हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और हम सीख लेंगे यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यानी कि इसका यूज सब्जेक्ट की तरह होता है। किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की तरह इसका यूज होता है। अच्छा, आपको नहीं पता, मान लिया, ठीक है। अब मेरी बात आराम से सुनना। आपने कहा तुम कौन हो, आपने मुझसे कहा कि मैं कौन हूं, आपने कहा तुम कौन हो, आपने इंग्लिश में पूछा क्योंकि आपको इंग्लिश आती थी, हु आर यू, ठीक है, आपने पूछ लिया, बस बात खत्म। मैंने जवाब भी दिया क्योंकि मुझे जवाब देना आता था इंग्लिश में। आई एम कनिष्का, क्या हूं मैं कनिष्का हूं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने कहा कि आपको कौन पढ़ाता है, फिर मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। अच्छा, ये सिंपल सा है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? पढ़ाने का कार्य मैं कर रही हूँ। मान लो मैं तुमसे कह रही हूँ कि हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? तुमने कहा हमें कनिष्का मैम पढ़ा रही है, कनिष्का दीदी पढ़ा रही है, ठीक है, मैम नहीं दीदी बोल लो, हमें कनिष्का दीदी पढ़ा रही है। तो भाई कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, यू नो दैट, आप जानते हो कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो कनिष्का दीदी हमें पढ़ा रही है, यानी कि पढ़ाने का कार्य कनिष्का कर रही है, तो कनिष्का सब्जेक्ट हुई। उसको हटा दिया हमने कनिष्का को साइड करके हमने हटा दिया और हमने इसको हटा के लिख दिया हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तो दोस्तों पहले हु की जगह कनिष्का थी, वो भी तो सब्जेक्ट थी ना, अगर वो हट गया तो हु आ गया, तो इसका मतलब हु भी तो सब्जेक्ट हुआ ना। तो हु का यूज हम एज अ सब्जेक्ट भी करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। देखो भाई, हु आर यू, तुम कौन हो। देखो भाई, आपको एक बार मैं ये समझा देती हूँ, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब अगर दोस्तों आपने एक बात पे ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि WH जो फैमिली होती है उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे तो मेन वर्ब प्लस में एस है, ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई, यानी कि ये तो गलत है। ये गलत नहीं है, ये सही है। मैम कंफ्यूज हो रहे हैं, बोले तो कंफ्यूजन है। मैंने आपको जो सिखाया था ना, हमेशा WH वर्ड्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, आपको भी बताती हूँ। देखो, आपने पढ़ा होगा WH वर्ड्स आते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, ठीक है। मैंने कहा तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कनिष्का पढ़ाती है, तो पढ़ाने का कार्य कनिष्का कर रही है, यानी कार्य करने वाला सब्जेक्ट हो गया, कनिष्का सब्जेक्ट हो गई। उस कनिष्का को हटा दिया आपने और उसको हटा के हु लिख दिया कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो जब कनिष्का सब्जेक्ट थी और उसे हटाकर कोई चीज आई तो वो भी तो सब्जेक्ट हुआ ना, तो इसका यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद तो मेन वर्ब आनी चाहिए, तो आ तो गई मेन वर्ब, गलत क्या है तो बता रही हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ आपको, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप कहोगे मैम एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, आर कहां से आ गया, हेल्पिंग वर्ब आनी नहीं चाहिए। नहीं, ये ठीक है, क्योंकि मैंने कहा तुम कौन हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो भाई हु आर यू, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आप मुझे सवाल पूछो हु आर यू, तुम कौन हो, मैंने कहा आई एम कनिष्का, मैं कनिष्का हूँ, तो मैं कोई कार्य कर रही हूँ? नहीं, सब कार्य करने वाला होता है सब्जेक्ट, तो अगर ये सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, अगर इसका यूज एज अ सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि भाई मैं बस बता रही हूँ, मेरी अवस्था है कि मैं बता रही हूँ कि मैं कनिष्का हूँ, मैं कोई कार्य नहीं कर रही हूँ, और कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हुआ। किसी पर्सन को जान रहे हैं कि भाई तुम कौन हो, तो हम पर्सन को पता लगा रहे, इसलिए हमने हु का यूज किया है। आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, द बॉय, लड़का, ठीक है, द बॉय, ये हो गया है खत्म हमारा पेन, कोई नहीं, द बॉय, ठीक है, द बॉय हु केम हियर टू मीट मी वाज माय फ्रेंड। लड़का जो कौन है मुझे बताओ, मैंने कहा लड़की जो मुझसे मिलने आई थी, तो जो कौन है, जो तो लड़की है। मैंने कहा मैं जो तुमसे मिलने आई थी, जो तो मैं हो गई, तो यहाँ पे हुई हमारा क्या है, द बॉय है, यानी कि सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है तो हमने केम लगा दिया, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन कैसे आ गया, मुझे बताओ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन कैसे आ गया, आपको पता है? क्योंकि हमेशा WH वर्ड्स के साथ इंट्रोगेशन साइन आएगा जब वो आगे होंगे, लेकिन बीच में आएंगे तो कोई इंट्रोगेशन साइन नहीं आएगा। यही हमारी क्या थी, गड़बड़ थी, जिसे आपको ठीक करना था, और इसने ठीक किया, बहुत अच्छी बात है। तो लड़का जो
केम हियर टू मीट मी, मुझसे मिलने आया था, मेरा फ्रेंड था, मेरा मित्र था। तो यहाँ पे ये एज अ हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, इसे भी सिखा दूंगी थोड़ी देर में, इसे हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। अब पहले बात करते हैं होम की। ये बिल्कुल अपोजिट है, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपोजिट होते हैं ना, ऐसे अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो ये यूज एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज करेंगे। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन में भी इसका यूज होता है। इसका यूज फॉर्मली होता है और इसका थोड़ा सा इनफॉर्मली भी, फॉर्मली भी हो जाता है। इसका यूज इन रिटन इंग्लिश होता है। अभी आपको सब कुछ समझाऊंगी, ठीक है। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का कार्य तो मैं कर रही हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गई। लेकिन मैं किसे पढ़ा रही हूँ, मतलब जो पढ़ाने का कार्य, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, प्रभाव तुम पे यार, तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा जो ये तुम है, यू है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मान लो मुझे यू नहीं पता था, मैं किसे पढ़ा रही हूँ मुझे नहीं पता था, तो यू की जगह मैं होम का यूज कर लूंगी, ठीक है। वो कैसे कर लेते हैं हम सीख लेंगे, ठीक है। तो इसका यूज हम एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता हो कौन है, यानी कि हम जो कार्य करने वाला होता है ना, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे वो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे भाई मैं चाय पी रही हूँ, तो मैं चाय पीने कार्य तो मैं कर रही हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गई, लेकिन मेरा पिया हुआ का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बेचारी चाय पे, तो चाय हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखो, विद होम एम आई स्पीकिंग, मैं किसके साथ बोल रही हूँ। मैंने कहा भाई बोलने का कार्य तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जिसके साथ बोल रही हूँ तो वो तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे हमने इसका, हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता था, हमने होम का यूज कर लिया। भाई किसके साथ था, इसलिए हमने विद का यूज कर लिया। ही वॉज अ मैन होम अदर्स ट्रस्टेड, वह एक आदमी था जिस पे लोग ट्रस्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे होम का यूज एज एन ऑब्जेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने कहा वह एक आदमी था जिस पे लोग ट्रस्ट कर लेते थे। तो ट्रस्ट यानी कि भरोसा, भरोसा करने का कार्य लोग करते थे, तो लोग तो सब्जेक्ट हो गए। ट्रस्ट किस पे किया जा रहा है, मैन पे किया जा रहा है ना, तो मैन तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने कहा वह एक आदमी था जो, तो आदमी तो जो है, वह एक औरत थी जो, तो जो ही तो औरत है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमारा ये भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। बट हमारा ये बीच में यूज हुआ है, इसलिए हमने इंटरोगेशन साइन नहीं लगाया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ये इन्हें जोड़ रहा है, ठीक है, इसे और इसे जोड़ रहा है। अब देखो, दिस इज माई ब्रदर whom you meet at our house last month, ये भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। भाई वह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। whom you, जिससे तुम मिले थे हमारे घर पे लास्ट मंथ, तो मिलने का कार्य तो यू ने किया था, लेकिन किस पे किया था, मेरे भाई पे। तो मेरा भाई तो ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि इफेक्ट पड़ रहा है, और मेरा भाई ही whom है, तो whom का यूज भी एज एन ऑब्जेक्ट हुआ है। अब मेरी बात सुनो, क्या, देखो एक बार हम इसे और सीख लेते हैं। whom do you love most, यानी कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो। तो प्यार करने का कार्य तो तुम कर रहे हो, लेकिन किस पे करते हो, यानी कि इफेक्ट, तुम्हारा प्यार का इफेक्ट पड़ किस पे रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मुझे पता नहीं था, मैंने होम का यूज कर लिया। दोस्तों इसका यूज, होम का यूज दोस्तों हमेशा ओनली रिटन इंग्लिश में करेंगे। यानी कि अगर लिखने की बात है, भाई हम रिटन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, लिखने की बात है, तो हम जैसे इसके रूल्स है उसके अनुसार हम इन्हें पढ़ लेंगे। लेकिन अगर बात आती है हु की, तो हु का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर बात आती है स्पोकन इंग्लिश की, तो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट हम हु का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात आती है रिटन इंग्लिश की, तो एज अ सब्जेक्ट हु का यूज करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट हुम का यूज करते हैं। कैसे पता लगाया, यहाँ पे देखो भाई, हु डिड यू चूज फर्स्ट, तुमने किसे चुना, तुमने पहले किसे चुना। तो चुनने का कार्य तो हमने किया है, इफेक्ट किस पे पड़ा है, भाई किसी पर्सन पे पड़ा है ना, यानी कि जो भी है इफेक्ट जिसे पड़ा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट नहीं पता था, मैंने हु लगा दिया, बट मुझे हुम लगाना था क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं पता ना, सब्जेक्ट नहीं पता था तब मैं हु लगाती, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट नहीं पता। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे मैंने हु यूज कर लिया ना, तो मेरा मतलब है इसे मैं ओनली स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज कर रही हूँ। स्पोकन इंग्लिश की बात है तो हु का यूज हम सब्जेक्ट की तरीके से भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तरीके से भी कर सकते हैं। आप पजल ना हो इसलिए सेंटेंस मैंने लिया है। लेकिन रिटन इंग्लिश की बात है तो इसका यूज एज ऑब्जेक्ट होगा और रिटन इंग्लिश में भी इसका यूज एज अ सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा। और यहाँ तक अगर समझ में आ गया है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आया है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। सीखने वाले हैं वाई का यूज। अब बहुत आसान वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत हमारे आसान आने वाले हैं। देखो वाई की हिंदी क्या होती है, क्यों। क्यों इसकी हिंदी मीनिंग है, ठीक है। रीजन यानी कि कारण को पता लगाने के लिए हम वाई का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि तुम क्यों नहीं आए थे कल, तो हम रीजन यानी कि कारण पूछ रहे हैं ना, तो हम किसका यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। जैसे कि वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे। तो यहाँ पे
तुम कल स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे हमने कारण पूछने के लिए वाई का यूज किया है। Why don't you quit your job, यानी कि तुमने अपनी जॉब को क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया, वाई का यूज कर लिया। Why do you not understand me, तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो, हमने वाई का यूज कर लिया। कारण पूछ रही हूँ ना, रीजन पूछ रही हूँ। Why don't you understand me, तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो, वाई का यूज कर लिया। अब एक डिफरेंस देखो, अभी आपको समझाऊंगी। अब देखो भाई डबल भी हो गया, यानी कि भाई डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, वाई का यूज कर रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नोट का यूज कर रहे हैं तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो फॉर्मेट क्या होता है, WH फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट, जैसे कि यहाँ पर है WH फैमिली प्लस में हेल्पिंग प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये तो हमारा ठीक है, बट इसमें देखो हमने डू नोट, भाई डू नोट का कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इसके छोटे रूप में लिख दिया। छोटा रूप क्या होता है, डोंट, तो यहाँ पे तो मैंने डोंट लिख दिया, यहाँ पे मैंने डोंट लिख दिया। लेकिन आप जानते हो भाई डू नोट तो हमारा सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, तो ये हमारा ठीक है गलत है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है भाई, दोनों एक ही तो है। तुम मुझे क्यों नहीं समझते, तुम मुझे क्यों नहीं समझते, दोनों एक ही है। लेकिन अंतर देखो, अगर हम एज अ रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम तो ऐसे लिखेंगे भाई तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो, तो मैंने सिंपल बोल दिया। लेकिन अगर बोलो व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो, तो इसमें मेरे एक्सप्रेशन होंगे कि भाई मुझे समझो, मैं आपको सुझाव दे रही हूँ, तुम मुझे समझो। मैंने कहा तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, मेरे कहने का मतलब है कि तुम वहां पर जाओ। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे यूज कर लिया वाई के केस में, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा जोर डाल के कह रहे, सुझाव दे रहे कि भाई तुम ये काम क्यों नहीं करते हो, करो। और ये तो हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। और ऐसा यहाँ पर व्हाई डोंट यू, यानी कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी, मतलब उसे ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये डोंट यू डू यू नोट में ये डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखो वेयर का कहाँ पे करते हैं, कहाँ, जहां, भाई अगर सवाल की बात है तो कहाँ, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो जहां हो जाएगा। प्लेस यानी कि जगह को, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो मैं स्थान, मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, तुम स्थान का नाम बताओगे ना, हाँ ना भी जवाब नहीं दोगे, हाँ ना भी जवाब दिया नहीं दोगे तो हेल्पिंग का यूज करेंगे, फिर WH फैमिली का कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे देखो वेयर डू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, हमने वेयर का यूज कर लिया। ही लिव्स देयर वेयर माय सिस्टर, ही लिव्स देयर, वह वहां रहता है, वेयर माय सिस्टर, जहां मेरी सिस्टर यानी कि जहां मेरी बहन रहती है। तो वेयर का यूज हमने एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किया है, तो यहाँ पे एक गलती है जो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो भाई वह वहां रहता है जहां मेरी बहन रहती है, तो वेयर अगर बीच में है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा नहीं आएगा वो आपका काम है। आगे देखो वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली, दिल्ली में है। सवाल भी थोड़ा सा ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है लेकिन है ये, ठीक है। कहाँ पे है भाई, दिल्ली में है, और वैसे पूछो तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इसके घेरे में है, इसके बीच में है, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, यानी कि चॉइस को बताने के लिए, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो तो जोन सा, ठीक है, ऐसे हम इसका यूज करेंगे। जब हम चॉइस पूछ रहे हैं ना भाई क्या चॉइस है, तुम्हें कौन सी चीज पसंद है, तो उसकी चॉइस पूछ रहे हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। देखो विच इज स्ट्रोंगर, क्या ताकतवर है, कौन सा ताकतवर, क्या ताकतवर नहीं है, क्यों, कौन सा ताकतवर है, हमने कहा भाई टाइगर और लोयन, शेर और चीते में से कौन ताकतवर है, कौन सा ताकतवर है, ठीक है। यानी कि इसमें चॉइस की बात हो रही है, पर्सन नहीं जान रहे, व्यक्ति नहीं जान रहे, इसमें हम चॉइस की बात करें भाई कौन सा जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, टाइगर या फिर लोयन, तो इसमें हम चॉइस पूछ रहे, हमने विच का यूज किया है। यहाँ पे देखो विच स्पोर्ट्स डू यू लिव, तुम कौन से खेल पसंद करते हो, तो हमने यहाँ पर विच का यूज किया है, ओके। अब यहाँ पर देखो भाई दिस इज द हाउस इन विच ही वॉज बोर्न, यह एक घर है, दिस इज द हाउस, यह घर है, इन विच जिसमें मेरा जन्म हुआ, तो जोन सा जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसका यूज हो गया, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन भी और चॉइस, बताया था ना कुछ हमारे WH वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिसका यूज हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी करेंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे तो बीच में आएंगे, और अगर बीच में आएंगे तो साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा, ये साइन हमारा आएगा, ठीक है। आशा करती समझ में आ गया होगा, अब हम पढ़ते हैं हमारा जिसे हम सीख लेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला क्या आता है, हुज। देखो इसके अंदर मैंने आपको अभी तक जितने बताए ना सबके अंदर WH आया है, इसलिए इसकी फैमिली का नाम ही WH रख दिया गया। भाई अगर कोई चौहान परिवार से है, सब चौहान है, तो इकट्ठे को मिला के कह देंगे भाई ये चौहान परिवार से, यानी कि चौहान फैमिली है। तो ऐसे यहाँ पर भैया WH है तो इसका WH फैमिली नाम रख दिया। अब इसका यूज क्या करते हैं भाई, किसका को दिखाने के लिए, यानी कि देखो मैंने कहा भाई यह मेरी कार है, मैंने कहा यह मेरी कार है,
तो मेरी यानी कि अधिकार नहीं है, इस कार पर केवल मेरा अधिकार है, कार केवल मेरी है। तो मेरी तो हमारा क्या है भाई, अधिकार को दिखा रहा है। मुझे नहीं पता था मेरी कार है, मैंने कहा यह कार किसकी है, तो मेरी हमारा अधिकार दिखा रहा था। मेरी को हटा के मैंने किसका को लगा दिया, तो किसका का मतलब होता है पोजेशन यानी कि बिलोंगिंग, यह चीज किसकी है, इसको दिखाने के लिए इनका यूज करते हैं। देखो whose notebook was stolen in the class। अब आपको एक कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मैम अभी आपने बताया था कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग और बाएगी, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था विच के केस में, विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक, तो उसमें शायद आप कंफ्यूज हो गए हो, मैम डू तो पहले आएगा स्पोर्ट्स बाद में आएगा, भाई क्यों आएगा, मैंने क्या बताया था WH फैमिली के बाद हेल्पिंग और बातें फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे सही तो है, विच स्पोर्ट्स हमारी क्या हो गई, WH वर्ड हो गया, उसके बाद अच्छा इसके अंदर मुझे, अच्छा अब मैं लिख के बताती हूँ आपको, WH वर्ड्स प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट यू था ना, जैसे मैंने देखा विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक, कौन से खेल है जो तुम पसंद करते हो, तो यू तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डू आ गई और बीच में विच स्पोर्ट्स यानी कि कौन से खेल, ये विच स्पोर्ट्स ही पूरा हमारा WH फैमिली के अंदर माना जाएगा। है तो WH फैमिली विच ही, लेकिन उसके साथ ही हम स्पोर्ट्स लिख देंगे, नाउन उसके साथ ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट तो हमारा यू है ना। ऐसे यहाँ पर है विच नोटबुक वॉज स्टोलन इन द क्लास, अब यहाँ भाई कौन सी नोटबुक हमारा एक साथ आ गया, वॉज स्टोलन इन द क्लास, ठीक है, तो ये एक साथ आ गया तो चिंता करने की बात नहीं है, इसे हम WH वर्ड कह देंगे, फिर हमारा नाउन सब्जेक्ट हमारा आया नहीं, ठीक है। तो विच नोटबुक वॉज स्टोलन इन द क्लास यानी कि क्लास के अंदर किसकी नोटबुक चोरी की गई है, किसकी भी पता तो नहीं है ना, सब्जेक्ट ही तो नहीं पता हमें, इस वजह से इसका यूज कर लिया। दिस इज मैरी, वह क्या है, मैरी है। हुज मदर वेंट इन द यूनिवर्सिटी विद मी, यह मैरी है जिसकी माताजी मेरे साथ यूनिवर्सिटी गई थी, तो क्या होगी भाई, यह मैरी है जिसकी माताजी मेरे साथ यूनिवर्सिटी गई थी, तो किसका, और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर लिया जिसका, अगर इसकी तरह यूज कर दो लास्ट में हमारा इंटरोगेशन साइन नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। हुज कैट इज दिस, अब यहाँ पे भी कंफ्यूज लग रहा होगा सर मैं दीदी हुज इज कैट दिस आएगा, नहीं, हुज और विच के केस में हम इसके बाद नाउन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हुज और विच मैंने आपको बताया हुज और विच, इसके केस में इसके बाद किसका यूज कर लेंगे, नाउन यूज कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। आपका फॉर्मेट तो हमारा भले ये कहता हूँ लेकिन कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कर नहीं रखा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हुज कैट इज दिस, यह है बिल्ली किसकी है, ठीक है, तो किसकी है, मैंने कहा तुम्हारी, तो बिल्ली पर तुम्हारा अधिकार है ना, तो तुम्हारी बिल्ली है, पोजेशन यानी कि अधिकार, तो जो तुम्हारा शब्द है वो अधिकार दिखा रहा है, इस तुम्हारे को काट के तो मैंने हुज लिखा है, तो हुज एक प्रकार से पोजेशन दिखा रहा है। एलेक्सा हुज मदर इज एन मैथ्स टीचर लिव्स इन लंदन, अलेक्सा हुज मदर जिसकी माताजी इज अ मैथ्स टीचर, जो क्या है एन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मैथ है भाई, मैं यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, जो क्या है मैथ्स टीचर है वो कहाँ रहती है, लंदन में रहती है, तो जिसकी की साउंड आई है हुज में, मैथ्स होता है ये कभी मैथ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, जानकारी दे रही हूँ, मैथ नहीं होता, हमेशा मैथ्स ही होता है, ओके। अब बात आती है हाउ की, हाउ का मतलब क्या होता है, देखो हाउ हमेशा मैनर को दिखाता है, तरीका कैसे, मैंने कहा तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तो ये मैनर को दिखाता है। अगर हाउ के साथ मस्ट लगा दूं, हाउ के साथ मैनी लगा दूं और हाउ के साथ लोग लगा दूं तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब हाउ का मतलब तो आप समझ गए ना, कैसे, मैनर, तरीका, कैसा, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हाउ मच आ जाता है ना, तो हाउ मच का मतलब होता है कितना, कोई चीज कितनी है, अगर हाउ मैनी आ जाए तो कोई चीज कितनी है, तो यूज किसका करे, इसका यूज काउंटेबल के साथ होगा, इसका यूज अनकाउंटेबल के साथ होगा, ठीक है। मैंने कहा कि डिब्बे के अंदर कितनी बोले हैं, मैंने कहा डिब्बे के अंदर कितनी बोले हैं, तो कितनी में मैं हाउ मच का यूज करूँ, हाउ मैनी का, ऑब्वियसली दोस्तों ऑफ कोर्स मैं हाउ मैनी का यूज करूंगी, हाउ मच का क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बोल को गिन सकती हूँ, इसलिए मैं हाउ मैनी का यूज करूंगी। मैंने कहा डिब्बे के अंदर कितनी चीनी है, डिब्बे के अंदर कितनी चीनी है, चीनी को तुम गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो मैं उस केस में हाउ मच का यूज करूंगी। अब भाई देखो कई दोस्त सोचते होंगे मेरी तरह, मैं भी सोचती थी बाल को तो एक एक निकाल के गिन सकते हैं, चीनी को भी एक एक करके गिन सकते हैं, चावल को भी गिन सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं होता गिनना, वो कोई मतलब होता है गिनना, आपने एक चीनी दो चीनी गिन ली, ये हम गिन तो सकते हैं, लेकिन भाई इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में आप एक चीनी निकाल के गिन रहे हो, कोई गिनता ही नहीं, ऐसे आप कहते हो भाई कि किसी को चीनी चाहिए, आप देते हो भाई एक चीनी दो चीनी, अगर बात आएगी स्पोकन इंग्लिश में भी देख लेना, चीनी को ऐसे भाई एक कप चीनी दे रहे हैं, बस एक चम्मच ले लो, एक गिलास ले लो, इतने देंगे, कभी ऐसे नहीं कहते एक चीनी, भले ही काउंट कर ले उसे, बट वो काउंटेबल नहीं होगा, वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो वो तो बेसरी बात है भाई, हम चावल को ऐसे एक एक करके गिन रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है।
तो कितना के लिए लेकिन काउंटेबल नाउन, कितना के लिए बट अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग का यूज किसी ड्यूरेशन के लिए, कोई काम कितनी देर हो रहा है, कितनी देर उस काम में लगे हैं, तो ड्यूरेशन को दिखाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जैसे देखो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हमने इसका यूज कर लिया। हाउ मच शुगर वुड लाइक इन योर कॉफी, तुम्हारी कॉफी में कितनी चीनी मतलब तुम पसंद करते हो। तो हाउ मैनी का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हम शुगर को गिन नहीं सकते, हम दिन को गिन सकते, इसलिए मैंने हाउ मैनी का यूज किया है। आर देयर इन जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ते समय कितना टाइम हो चुका है, तो कितनी ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन बताओ कितना टाइम हो चुका है, आधा घंटा, एक दिन, 2 दिन, 5 घंटे, कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों हमारे जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं वो हो चुके हैं खत्म। दोस्तों अभी प्रैक्टिस के लिए सवाल आपके सामने हाजिर है, इसमें कोई चीजें गलत भी हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आप करोगे, सही आप करोगे, और कोई चीजों की हिंदी की आपको इंग्लिश बनानी है, ठीक है। प्रैक्टिस आपके सामने है, आप कर लेना। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और जहां तक हो सके एक काम तो जरूरी होता है, वीडियो को शेयर करना, ताकि हर घर इस वीडियो को शेयर करना सभी ने सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने वीडियो एंड तक देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो, मजे करो, मस्त रहो।